Hello everyone and welcome to our channel Simple Studies. So today we will begin with the Psychology chapter 1 class 12th. So हमारा फर्स्ट चैप्टर है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. सो आप सबने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और रिलेटिव्स को कि उन सब में कुछ कुछ वेरिएशंस होती हैं. दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द मैनर and individual variations are common within and across the species. Just think of a world जहाँ पे कोई वेरिएशंस ना हो, सब कुछ सिमिलर हो, तो कितना ऑकवर्ड लगेगा सिचुएशन, बहुत ज़्यादा. तो इसीलिए ईच ऑफ वन आर मेड इन सच अ वे कि हम सब में वेरिएशंस होती हैं. सो यही हमारा चैप्टर है आज. और ये वेरिएशंस किसको लीड करती हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस को. सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस refers to distinctiveness and variations among people's characteristics and the behavior patterns. कैसे उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो बिहेवियर के पैटर्न्स हैं वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का मानना होता है कि जो हमारी पर्सनालिटी, जो हमारे बिहेवियर में डिफरेंसेस होते हैं वो हमारी पर्सनल ट्रेट्स की वजह से होते हैं. लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है सिचुएशन से. सो दिस लीड टू सिचुएशनिज्म विच स्टेट्स दैट सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस इन विच वन इज प्लेस्ड इन्फ्लुएंस वंस बिहेवियर. जैसी सिचुएशन में हम रहते हैं, प्लेस करा जाता है, वैसे ही हम बिहेव करते हैं. सो नाउ अब हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. अब इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में हमें पता कैसे चलता है? सो असेसमेंट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द इवैल्यूएशन ऑफ न्यूज़ इन मल्टीपल मेथड्स इन टर्म्स ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन. सो असेसमेंट बेसिकली एक मेथड होता है जिससे हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर करते हैं इंडिविजुअल्स के, ताकि हम उनकी जो ट्रेट्स हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उन्हें इवेल्यूएट कर सकें. नाउ अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ असेसमेंट. सो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ असेसमेंट होती हैं. वन इज़ दी फॉर्मल असेसमेंट. फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है? उसमें हम एक ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज्ड मेथड यूज़ करते हैं. वेयर एज जो इनफॉर्मल असेसमेंट होता है वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम वन असेसर टू अनदर एंड इज़ ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस. क्योंकि इंडिविजुअल्स किस सिचुएशन में हम उसका बिहेवियर एनालाइज कर रहे हैं वो डिटरमाइन करेगा. ऐसे में हम इनफॉर्मल असेसमेंट यूज़ करते हैं. फॉर्मल असेसमेंट में बेसिकली ये होता है कि हम सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं इंडिविजुअल्स से. सो वो क्या है, उससे जो है हमारे असेसमेंट की ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहती है. वेयर एज इनफॉर्मल असेसमेंट में हम एक इंडिविजुअल की एक सेपरेट स्टडी करती हैं जो कि वेरी करता है कि वो इंडिविजुअल किस बैकग्राउंड से है, कौन है, क्या उसकी सिचुएशंस हैं. सो नाउ सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. अब हम देखते हैं कुछ डोमेन्स साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के. सो इसमें है, सबसे पहला है इंटेलिजेंस. Intelligence. What is intelligence? It is the global capacity to understand the world, think rationally and use available resources effectively when faced with challenges. जब हम ग्लोबली थिंक कर पा रहे हैं, इस वर्ल्ड को, अपने सराउंडेड वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं अच्छे से, और जो भी हम जिस भी जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं, सो दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज इंटेलिजेंट. नाउ हमारा सेकंड है एप्टीट्यूड. सो एप्टीट्यूड बेसिकली होता है, रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स. जो हमारे अंदर एक चाह होती है किसी चीज़ को सीखने की या करने की, उसे हम एप्टीट्यूड कहते हैं. थर्ड हमारा होगा इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट बेसिकली एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस होती है किसी एक एक्टिविटी या टास्क में इंगेज होने की व्हेन कंपेयर्ड विद द अदर एक्टिविटीज. सो इट इज़ an individual's preference for engaging in one or more specific activities relative to other. जैसे किसी को स्पोर्ट्स पसंद है तो किसी को डांसिंग पसंद है. सबकी अपनी अपने इंटरेस्ट होते हैं अलग अलग एरियाज़ में. सेकेंड है हमारा पर्सनैलिटी. सो पर्सनैलिटी एक बहुत ही वाइडर टर्म है
जो बहुत सारी अपनी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड करता है. इट रेफर्स टू रिलेटिवली इंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक हिम और हर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अनदर. जो हमारी रिलेटिवली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज नहीं होती, सेम रहती हैं, वो मिला के हमारी पर्सनैलिटी को बनाती हैं. उससे हम पहचाने जाते हैं. जैसे कि कोई इंसान बहुत शाई होता है तो उसकी पर्सनैलिटी किससे डोमिनेट की जाती है? शाइनेस से. कोई बहुत ज़्यादा आउटगोइंग होता है, कोई बहुत ज़्यादा सोशल होता है. सो ऐसे ऐसे करके डिफरेंट इंडिविजुअल्स की अपनी अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं. फिफ्थ है हमारा वैल्यूज़. सो वैल्यूज़ होते हैं एक आइडल बिहेवियर, आइडल मोड ऑफ बिहेवियर को हम वैल्यूज़ कहते हैं. ये वैल्यूज़ वो बिहेवियर्स होते हैं जो हमारी लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट बन जाते हैं. जो भी बिहेवियर्स हमारी लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट बन जाते हैं उन्हें हम वैल्यूज़ कहते हैं. सो वैल्यूज़ आर enduring beliefs about an ideal mode of behavior. Next we have assessment methods. अब assessment के methods क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास आएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट. सबसे पहले आएगा हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट. तो साइकोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली क्या है? एक ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर है ऑफ एन इंडिविजुअल्स मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक. ऑब्जेक्टिव है और स्टैंडर्डाइज्ड है. ये हमेशा याद रखना कि कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट बड़ी ही मेहनत के साथ बनाया जाता है और जितना कोई ज़्यादा वो टेस्ट ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज्ड होता है उतना ही बहुत पॉपुलर होता है और वाइडली यूज्ड होता है साइकोलॉजी में. नाउ नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इंटरव्यूज़. सो इंटरव्यूज़ तो आप सबको पता ही होंगे, जॉब इंटरव्यूज़ हों या फिर आपके पर्सनल इंटरव्यूज़ हों या फिर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए इंटरव्यूज़ देते हैं. उसमें क्या है? सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 1-to-1 बेसिस, फेस टू फेस जहाँ पे इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन से सर्टन क्वेश्चंस पूछ रहा होता है, तो इसे हम इंटरव्यूज़ कहते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केस स्टडी. सो केस स्टडी होता है इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ पर्सनस बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ हिज और हर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. साइकोलॉजिकल हिस्ट्री क्या रही है उस इंसान की इन दी कंटेक्स्ट ऑफ हिज और हर साइको सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट. कहाँ से वो बिलोंग करता है, क्या हिस्ट्री रही है, क्या सिचुएशंस थी विच हैज़ लीड टू प्रॉब्लम्स इन हिज और हर लाइफ. हम उसकी बहुत इन डेप्थ स्टडी करते हैं. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जर्वेशन विच इन्वॉल्व्स employing systematic, organized and objective procedure to record behavior occurring in real situations. Observation जहाँ पे हम खुद जाके behavior को observe करते हैं. So basically इसमें होता क्या है कि या तो हम natural environment में जाके खुद वहाँ पे एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, लेकिन ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस के लिए ओपन रहता है क्योंकि वो क्या है सिचुएशंस को मॉडिफाई कर सकता है ऑब्जर्वर अपने अकॉर्डिंग, और ऑब्जर्वर नहीं करेगा तो वहाँ पे जो लोग हैं, अब जैसे आप किसी सिचुएशन में लेट्स से किसी क्लास में आपको बिहेवियर ऑब्जर्व करना है एंड यू वेंट टू द क्लास. सो अगर आप वहाँ बैठेंगे तो वहाँ के सारे स्टूडेंट्स को पता लग जाएगा कि वाई ही इज सिटिंग, क्योंकि आप उनके कॉमन फ्रेंड्स तो नहीं होंगे, तो वो अपना बिहेवियर चेंज कर देंगे उसी हिसाब से. तो उनका जो नेचुरल आउटकम है, नेचुरल बिहेवियर है, वो निकल के नहीं आएगा. सो इसके लिए बहुत ज़्यादा हाईली आपको सुपरविजन के अंडर में आपको ये अप्लाई करना पड़ता है. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए, और फिर भी ये सर्टन बायसेस से सफ़र करता है. नेक्स्ट मेथड है हमारे पास सेल्फ रिपोर्ट मेजर. ये बहुत ही बेस्ट मेथड कहा जाता है. सेल्फ रिपोर्ट इज़ ए मेजर इन विच अ पर्सन प्रोवाइड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इंसान से उसके बारे में पूछते हैं और वो हमें अपनी सब चीज़ें बताता है. उसके बेसिस से हम आइडेंटिफाई करते हैं उसकी पास्ट की हिस्ट्री या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हमें उसके बारे में चाहिए. सो इसे सबसे अच्छा मेथड कहा जाता है क्योंकि इंसान खुद अपने बारे में बता रहा है, विलिंगली बता रहा है. तो दिस वाज ऑल दी असेसमेंट मेथड्स. नाउ वी हैव इंटेलिजेंस. सो आप क्या समझते हैं इंटेलिजेंस क्या होता है? सो जो साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस है वो क्वाइट डिफरेंट है जो हमारा कॉमन मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस होता है. कोई भी बच्चा पढ़ने में होशियार हो या कुछ हो तो हम कह देते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक्सप्लेन्स इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार इंटेलिजेंस वो होता है जो क्या है, अच्छे से परसीव कर पाए चीज़ों को, लर्न कर पाए और अंडरस्टैंड कर पाए और उन्हें
जान पाई। वेयर एज बिनेट बोलते हैं कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। सबके अपने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन जो बेस्ट इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है साइकोलॉजी में जिसे माना जाता है वो होती है वेट्सलर की, जिन्होंने डिस्क्राइब किया है इंटेलिजेंस एज द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली विद हिज और हर एनवायरनमेंट। इसे हम कहते हैं कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। नाउ वी हैव गार्डनर। सो गार्डनर और स्टर्नबर्ग ने कहा था कि इंटेलिजेंस इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो नॉट ओनली फंक्शनैलिटी के बेसिस पर नहीं आइडेंटिफाई करे जाते, अडाप्ट ही नहीं करते, बट एक्टिवली मॉडिफाई भी करते हैं अपनी एनवायरनमेंट को और शेप करते हैं उसे ताकि वो उनके नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। सो गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग हैव सजेस्टेड दैट एन इंटेलिजेंट इंडिविजुअल नॉट ओनली अडैप्ट्स but also actively modifies or shapes his or her environment to satisfy one's need. इसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं अकॉर्डिंग टू गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग। नाउ हमारी नेक्स्ट थ्योरी है, अब हमारे पास आ जाती हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। सो सबसे पहले हमारी थ्योरीज जो हैं ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी है साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड सेकंड कैटेगरी होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो सबसे पहले हम साइकोमेट्रिक अप्रोच को देख सकते हैं। सो ये साइकोमेट्रिक अप्रोच जो है वो इंटेलिजेंस को एक एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़ कंसिडर करती है और ये ज़्यादा फोकस देती है एबिलिटीज़ पर, जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस होता है उस पर ज़्यादा फोकस देती है। वेयर एज जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है वो डिस्क्राइब करती है जो प्रोसेस पीपल यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को, इंटेलेक्चुअल रीजनिंग्स को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को करने के लिए जो प्रोसेस पीपल यूज़ करते हैं उसको ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाली अप्रोच जो है इंपॉर्टेंस देती है। और जो साइकोमेट्रिक वाली अप्रोच है वो क्या है, इंटेलिजेंस को एक एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़ बताती है और कहती है और उसे एक सिंगल इंडेक्स में स्टडी करती है, दैट इज़ द कॉग्निटिव एबिलिटीज़। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स दी, अब जो भी हम थ्योरीज पढ़ेंगे वो सारी हैं साइकोमेट्रिक अप्रोच वाली थ्योरीज। सो सबसे पहली थ्योरी आती है हमारी वन फैक्टर थ्योरी विच वॉज गिवन बाय अल्फ्रेड बिनेट, जिन्होंने बहुत ही सिंपल थ्योरी दी थी। एंड ही कंसेप्चुअलाइज्ड इंटेलिजेंस एज कंसिस्टिंग ऑफ वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज विच कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग एनी और एवरी प्रॉब्लम इन एन इंडिविजुअल्स एनवायरनमेंट। सो इन्होंने बहुत ही बेसिक सी वो दी थी अपनी। नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारी जो सेकंड वो है थ्योरी। अगेन दिस इज ऑल्सो अ साइकोमेट्रिक अप्रोच। चार्ल्स स्पीयरमैन गेव अस दी 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। किसने दी थी? चार्ल्स स्पीयरमैन में। सो इनकी 2 फैक्टर थ्योरी विच कंसिस्ट ऑफ जनरल फैक्टर्स एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स। सो इन्होंने बेसिकली स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया था अपनी थ्योरी देने के लिए, स्टैटिस्टिकल मेथड विच इज नोन एज, जिसे हम क्या बोलते हैं, विच इज नोन एज फैक्टर एनालिसिस। ये यूज किया था इन्होंने और इन्होंने कहा था कि बेसिकली इंटेलिजेंस में 2 फैक्टर्स होते हैं एक इंडिविजुअल में। एक तो बहुत जनरल फैक्टर्स होते हैं जो ऑलमोस्ट सब में विच आर कॉमन टू ऑल द इंडिविजुअल्स, लेकिन जो फिर उन्होंने दिए थे एस फैक्टर्स, यानी कि जो स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं। फिर उन्होंने एग्जांपल्स दिए थे जो कि एक्सेलेंट सिंगर्स होते हैं जो, और आर्टिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, दे ऑल हैव जनरल फैक्टर्स, but in addition to that they also have certain specific factor which enable them to exceed in their particular field। जो एक साइंटिस्ट है वो साइंस में अच्छा कर रहा है, जो सिंगर है वो गा अच्छा रहा है, इसका मतलब उसमें जनरल फैक्टर्स के अलावा कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स भी हैं एडिशन में जो सब इंडिविजुअल्स में अलग अलग होते हैं। सो इनका ये मानना था। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज वॉज गिवन बाय लुईस थर्स्टन, जो किससे बनी है? 7 प्राइमरी एबिलिटीज से बनी हुई है। इसमें क्या आता है? वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि
ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज, कैसे समझ रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें आता है न्यूमेरिक एबिलिटीज, यानी कि नंबर्स को हम कैसे यूज कर पा रहे हैं, अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है स्पेशल, यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत हो गई है, जस्ट SPATIAL, स्पेशल। यहाँ पे क्या है, हम 3D इमेजेस को विजुलाइज कर पाते हैं अपने माइंड में कि नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है परसेप्चुअल स्पीड, मतलब हमारी परसीव करने की स्पीड कैसी है। उसके बाद है वर्ड फ्लुएंसी, हाउ मच एबल वी आर टू यूज द वर्ड्स फ्लुएंटली। देन कम्स द मेमोरी, हाउ शार्प आवर मेमोरी इज, हाउ अटेंटिव वी आर। देन कम्स द इंडक्टिव रीजनिंग, जहाँ पे क्या है कि डिराइविंग जनरल रूल्स फ्रॉम द प्रेजेंट फैक्ट, कितना हम कर पा रहे हैं, वो होता है इंडक्टिव रीजनिंग। नाउ हमारी नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है अर्थन जेंसन ने जो दी है, दैट इज द हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। सो अकॉर्डिंग टू हिम, इंटेलिजेंस कंसिस्टिंग ऑफ एबिलिटीज ऑपरेटिंग एट 2 लेवल्स, लेवल 1 एंड लेवल 2। सो लेवल 1 इन्होंने कहा था होता है एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग क्या है, इन विच द आउटपुट इज लेस और मोर सिमिलर टू द इनपुट। ज़्यादा उसमें कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, इसका मतलब है कि आउटपुट जो है वो सिमिलर ही होता है लगभग इनपुट की। नेक्स्ट इन्होंने कहा था सेकेंड लेवल जो है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, विच इन्वॉल्व्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स सो एज टू ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू एन इफेक्टिव आउटपुट। यहाँ पे जो है आउटपुट जो है वो इफेक्टिव होगा, इसीलिए इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग्स को इन्वॉल्व किया गया है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है जेपी गिलफोर्ड की, जिन्होंने प्रपोज किया था स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल विच क्लासिफाइड इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स अमंग 3 डायमेंशंस, दैट इज ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स। सो ऑपरेशन क्या होती है, ऑपरेशन बेसिकली वो इंफॉर्मेशन होती है जिसपे रिस्पोंडेंट्स काम करते हैं, ठीक है, जो रिस्पोंडेंट्स करते हैं उसे हम ऑपरेशंस कहते हैं। कंटेंट वो इंफॉर्मेशन होती है जिसपे ऑपरेशंस परफॉर्म करे जाते हैं। प्रोडक्ट्स तो बेसिकली इन दोनों के इंटरेक्शन से जो फॉर्म होके आउटपुट मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। सो जैसे कि कंटेंट रेफर्स टू द नेचर ऑफ मटेरियल और द इंफॉर्मेशन ऑन विच इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस आर परफॉर्म, जैसे कि विजुअल एंड ऑडिटरी, सिंबॉलिक, लेटर्स हो सकती हैं। और प्रोडक्ट्स को हम क्लासिफाई करते हैं यूनिट्स में, क्लासेस में, सिस्टम्स में एंड ट्रांसफॉर्मेशंस में। इसमें टोटल 6 ऑपरेशंस होते हैं, इनटू 5 कंटेंट होते हैं, इनटू 6 प्रोडक्ट होते हैं। टोटल 180 सेल्स मिलके बनते हैं। नाउ वी वुड बी डिस्कसिंग द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। सो यहाँ तक हमारी सारी साइकोमेट्रिक अप्रोच खत्म होती हैं। अब यहाँ से हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस को स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले हमारी आती है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो दी थी हवर्ड गार्डनर ने। तो उनका कहना था कि जो साइकोलॉजिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस है इज क्वाइट डिफरेंट, एंड इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटाइटी रेदर देन डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट्स। एंड उन्होंने कहा था कि जो भी इंटेलिजेंस होते हैं ना अलग अलग तरह के, वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल में कौन से इंटेलिजेंस प्रेजेंस है वो नेसेसरी नहीं है कि दूसरे में भी वही हो। सो इसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहले हाईली जो टैलेंटेड पीपल थे उनकी स्टडी की थी, जिन्होंने अपनी फील्ड में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दे रखी हैं, और उसके बेसिस पे इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। सो इसमें सबसे पहले आता है हमारा आता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, लिंग्विस्टिक क्या होता है, एक एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस एंड यूज लैंग्वेज, कितने अच्छे से हम लैंग्वेज को यूज कर पा रहे हैं, हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सो जो पीपल हु आर वेरी फ्लुएंटली एबल टू यूज द लैंग्वेज एंड प्रोड्यूस द न्यू वर्ड्स, उनके एग्जाम्पल्स हैं पोइट्स हो गए, जैसे राइटर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारी आती है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल, दोज हु हैव द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, जो लॉजिकली सोच पा रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हैं क्रिटिकली,
ये बेसिकली इसमें ऐसे इंसान आते हैं जो साइंटिस्ट्स होते हैं, नोबेल प्राइज विनर्स होते हैं, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आता है स्पेशल, ये भी एक तरह का इंटेलिजेंस है। इसमें क्या है, एबिलिटी टू फॉर्म विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स। अपने माइंड में ही हम फॉर्म कर पा रहे हैं इमेजेस को, पैटर्न्स को, 3D जो भी सिचुएशंस को हम अपने माइंड में ही एनालाइज कर पा रहे हैं। सो जो एग्जांपल्स हैं इसके वो होते हैं पायलट्स, सेलर्स, पेंटर्स हो गए, जो क्या है सारी सिचुएशंस को अपने माइंड में ही एनालाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट इंटेलिजेंस है हमारे पास म्यूजिकल। सो इसमें क्या है, इसके एग्जांपल ऑफ कोर्स म्यूजिशियंस होंगे, कवाली सिंगर्स होंगे, क्योंकि दे आर एबल टू प्रोड्यूस एंड मैनिपुलेट द म्यूजिकल रिदम्स। डिफरेंट नोट्स को वो आराम से सुनते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं उनके डिफरेंसेस को, म्यूजिकल रिदम्स को, पैटर्न्स को, और उसके बाद वो नए नए पैटर्न्स और भी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉडीली काइनेस्थेटिक, स्पेलिंग मिस्टेक है, सो काइनेस्थेटिक। सो बॉडीली काइनेस्थेटिक ये क्या होता है, एक एबिलिटी होती है हमारी जिससे हम अपने बॉडी के पार्ट्स को या फिर होल पोर्शन ऑफ द बॉडी को क्या है फ्लेक्सिबली और क्रिएटिवली यूज़ करते हैं। बहुत बच्चों ने एक बार देखा होगा, इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ कि जैसे हम रोड पे जा रहे होते हैं हाईवेज वगैरह पे, सो बहुत ही जो ट्राइबल काइंड ऑफ पीपल होते हैं ना, बड़े सो उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या एक रस्सी बांध के उस पर डांस वो कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। सो उनकी जो बॉडी है बहुत ही काइनेस्थेटिक होती है, इसका वो बेस्ट एग्जाम्पल है। वैसे हम इसके एग्जाम्पल्स देखें तो एथलीट्स हो गए, जैसे जिमनास्ट्स हो गए, सर्जन्स हो गए, डांसर्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सनस हो गए, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरपर्सनल। ये क्या होता है कि दूसरों के साथ हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, दूसरों के ओपिनियंस को, बिहेवियर्स को हम कितनी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। देन कम्स द इंट्रापर्सनल। अब दूसरों के तो तब समझेंगे जब हम पहले खुद के समझ पाएंगे। सो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वो होती है वेयर एन इंडिविजुअल हैज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन फीलिंग्स, मोटिव्स एंड डिजायर्स। सो इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि स्पिरिचुअल लीडर्स हो गए, फिलोसोफर, जो क्या है अपनी अंदर की भावना को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से डीप अपनी वो स्टडी कर चुके हैं, अपनी वेरियस काइंड्स ऑफ बिहेवियर्स को, अपनी डिज़ायर्स को एंड मोटिव्स को। लास्टली हमारा जो आता है वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होता है, विच इज़ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, कि हम अपने आसपास के नेचुरल वर्ल्ड को, अपने फ्लोरा, फाउना, प्लांट्स एंड एनिमल्स को कितने अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं एक दूसरे में से। सो बेसिकली जो इसके एग्जांपल्स हैं वो हैं बर्ड वॉचर्स, जूलॉजिस्ट, बोटैनिस्ट, फार्मर्स, हंटर्स, जो क्या है नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, उसे स्टडी करते हैं और समझते हैं। नाउ जो सेकंड थ्योरी हमारे पास अब आती है वो है ट्रिआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सो बेसिकली स्टर्नबर्ग ने दी थी ये थ्योरी, ट्रिआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, which views intelligence as the ability to adapt, to shape and select environment to accomplish one's goals and those of one's society and culture। जो एक्टिवली मॉडिफाई करते हैं इंडिविजुअल्स अपनी एनवायरनमेंट को, उन्हें इंटेलिजेंस कहा था स्टर्नबर्ग ने। अब इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है इसका जो ये है कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल एनालिसिस करता है इंफॉर्मेशन की टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसके फर्दर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, जहाँ पे हम क्या एक टास्क और किसी के बारे में क्या नॉलेज एक्वायर करते हैं एज मच एज वी कैन। फिर आता है मेटा कंपोनेंट, जिसमें क्या हायर ऑर्डर थिंकिंग करते हैं सो एज टू हाउ टू परफॉर्म दैट टास्क, कैसे सॉल्व किया जाए। और परफॉर्मेंस कंपोनेंट में क्या है, हम एक्चुअली अप्लाई करते हैं उन सारी सिचुएशंस को ताकि हम अपना टास्क जो है वो सॉल्व कर पाएँ, फाइनली परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इसका था एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहते हैं, इन विच द इंडिविजुअल यूज हिज और हर पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली टू सॉल्व द नोबल प्रॉब्लम्स, जो फटाक से क्विकली अपनी मेमोरी को एनालाइज कर पाता है, रिकॉल कर पाता है कि इस सिचुएशन में ये वाला आइडिया बेस्ट रहेगा सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और
involves the ability to deal with environmental demands encountered on a daily basis. इसे हम स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस भी कहते हैं। जैसे कि दो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि दो बच्चे हैं, एक का नाम है रोहन, एक का नाम है सोहन। अब रोहन तो क्या है, बहुत स्मार्ट है, बहुत गलियों में फिरता है, आराम से सबसे बातें कर पाता है, सिचुएशंस को सॉल्व कर पाता है। वेराज सोहन है जो क्या अपना पढ़ाई लिखाई करता है, स्कूल जाता है, घर पे आके बैठ जाता है आराम से, उससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है किसी से। सो जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है वो किस में ज़्यादा होगी, ऑफकोर्स रोहन में ज़्यादा होगी। सो ऐसे इंडिविजुअल को इंटेलिजेंस ज़्यादा माना जाता है एज कम्पेयर टू वन जो सोहन है। सोहन किस में इंटेलिजेंट हो, उसके अंदर जो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंट है वो ज़्यादा है, यानी कि ऐसे बच्चे जिनमें कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है दे आर एबल टू सक्सेस इन स्कूल्स। वेयर एज जो कंटेक्चुअल और हम कहें तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वाले बच्चे हैं दे आर एबल टू सक्सेस इन लाइफ मोर, ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। नाउ नेक्स्ट वी हैव द थर्ड मॉडल विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेस मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे हम इन शॉर्ट पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। सो P स्टैंड्स फॉर planning, A for attention arousal, S for simultaneous and S for successive. Now this model was given by J.P. Das, Jack Naglieri and this is Jack Naglieri and Kirby, and according to this model intellectual activity involves the interdependent functioning of three neurological systems called functional units of brain. हमारी जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है वो कितने 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है जिसे हम फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन कहते हैं। सो इसमें जो सबसे पहला हमारा है वो है अटेंशन। अटेंशन है, अराउजल है। सो बेसिकली किसी भी स्टिमुलाई को अटेंड करना, सबसे पहले अराउजल होता है जिसकी वजह से हम पर्टिकुलर स्टिमुलाई को अटेंड कर पाते हैं। सो इट इज़ वेरी बेसिक टू एनी बिहेवियर एज इट हेल्प्स अस इन अटेंडिंग टू स्टिमुलाई। अराउजल एंड अटेंशन बोथ हेल्प अ पर्सन टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। और इसमें ध्यान रखा जाएगा कि जो अराउजल है वो एक ऑप्टिमल लेवल का अराउजल अच्छा होता है, ऑप्टिमल यानी कि नॉर्मल लेवल का। टू लिटिल अराउजल और टू मच अराउजल इंटरफेयर्स विद द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ अ पर्सन और इफेक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके टीचर ने बोला दैट शी इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ टेस्ट और होल्ड अ टेस्ट नेक्स्ट वीक। सो ये आपको क्या कर देगा, अराउज कर देगा एंड यू बिकम अटेंड, यू स्टार्ट अटेंडिंग the lectures of your class regularly, then you start preparing for the test. So ये आपकी क्या है, अराउजल की सिचुएशन है कि आप अराउज हो चुके हैं पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो आपका टेस्ट लेगी टीचर नेक्स्ट वीक उसके लिए। नेक्स्ट है हमारा साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। सो हम इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं अपने माइंड में आइदर साइमल्टेनियसली या फिर सक्सेसिवली। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग takes place when you perceive the relation among various concepts and integrate them into meaningful pattern for comprehension. जैसे हमें कुछ चीज़ याद करनी है तो उसमें क्या है कि हम उनको एक अपने हिसाब से मीनिंग देंगे और उसे अपने माइंड में बिठा लेंगे ताकि दोबारा हम उसे याद करें तो हम इजीली रिकॉल कर पाएँ। जैसे फॉर एग्जांपल रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस विच इज़ अ पार्ट विच, इसमें से क्या है, अ पार्ट हैज़ बीन रिमूव्ड। Now you are required to choose one of the 6 portions that best completes the design. आपको दिया जाएगा चॉइस 6 ऑप्शंस में से कि आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि जो इनकम्प्लीट पैटर्न है इसमें से कौन सा पीस हम चूज़ करेंगे और उसमें लगाएंगे तो वो पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे आप, पहले तो उनके रिलेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें फिर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फाइनली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। इसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। सक्सेसिव प्रोसेसिंग बहुत ही सिंपल होती है विच टेक्स प्लेस व्हेन यू रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन सीरियली। जैसे हम टेबल्स को रिकॉल करते हैं 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, या फिर ABCD जो हम रोट लर्निंग करते हैं ईजिली रिकॉल कर पाते हैं, उस ऐसी प्रोसेसिंग को हम सक्सेसिव प्रोसेसिंग कहते हैं। नाउ फाइनली जब ये सारी हो जाती हैं तो एक लास्ट स्टेप बचता है और वो बचता है प्लानिंग का। प्लानिंग which is an essential feature of intelligence after the processing is attended and processed.
planning is activated so as to bring about the possible changes if needed in a particular information, ताकि जो कुछ चेंजेस हमें करने हैं वो हम कर पाएँ और फाइनली जो अपनी इंफॉर्मेशन है उसे प्रोसेस कर दें. Now, Das and Naglieri have also developed a battery of tests known as cognitive assessment test. इन्होंने क्या बनाया था? Cognitive assessment test भी बनाया था. It consists of verbal as well as non-verbal tasks that measure basic cognitive functions for children between the age group of 5 to 18 years, ताकि ये आइडेंटिफाई कर पाएँ बच्चों के अंदर